Hello everyone, welcome back to Learn with Anshika. This is Anshika Dabas with you. टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी पहली यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग और टॉपिक हमारा स्टार्टिंग हो रही है पैटर्न रिकॉग्निशन से। पैटर्न होता क्या है? कोई भी रेगुलरिटीज जो कि वर्ल्ड में हो, या तो वो ह्यूमन मेड डिज़ाइंस में हो या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या सिंपल भाषा में बोले तो पैटर्न होता है कोई भी रिपीटेड अरेंजमेंट्स हो, नंबर्स का, शेप्स का, कलर्स का या किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल डेज ऑफ वीक, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, तो हम देखते हैं कि यानी सीक्वेंस बनी हुई है पूरी 7 डेज की। पैटर्न विद नंबर्स, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, हर एक में हम देखेंगे 2 का गैप है, तो हम देखते हैं एक पैटर्न बन रहा है कि हर एक में 2 का गैप बन रहा है, एक रेगुलरिटी आ रही है, एक रिपीटेड अरेंजमेंट है। पैटर्न रिकॉग्निशन इज एन इम्पोर्टेंट ब्रेन टास्क। कॉग्निशन के लिए पैटर्न रिकॉग्निशन एक बहुत अच्छा टास्क है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ जनरलाइजिंग द सीरीज को जनरलाइज करना। जनरलाइज करने का मतलब होता है एक ब्रॉड स्टेटमेंट देना जो कि वाइडली एप्लीकेबल हो। अब सेकंड टॉपिक आ जाता है यूनिट 1 का ही, इंडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब होता है लुकिंग फॉर पैटर्न एंड मेकिंग जनरलाइजेशंस। किसी भी पैटर्न की तरफ देखना और एक जनरलाइजेशन बना लेना कि ये हो रहा है तो ये किस रीज़न से हो रहा है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एक ये पैटर्न बन रहा है, तो ये किस चीज़ से जनरलाइज हो रहा है कि सब में 2 का गैप है। प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पैटर्न्स आफ्टर रिकॉग्निशन टू फॉर्म जनरलाइजेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है इंडक्टिव रीजन जिसमें हम एनालाइज करते हैं पूरे पैटर्न को, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं यानी उसको ध्यान लगाते हैं उस पर, एंड फिर हम उससे एक जनरलाइजेशन बनाते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग का हम सिंपल भाषा में बोलें तो कंक्लूजन निकालते हैं स्पेसिफिक टू जनरल जाके। एग्जाम्पल देखें तो जैसे वियरिंग सेम क्लोथ्स फॉर गुड लक, हमने जैसे कोई रेड कलर का क्लॉथ पहन लिया किसी इंटरव्यू वाले दिन, तो हमें लगा हम उसमें सेलेक्ट हो गए, तो हमें ये लगा कि हमारा रेड कलर का जो क्लॉथ था वो बहुत अच्छा था, हमारे लिए गुड लक था, तो ये हमने इंडक्टिव रीजनिंग लगाई अपनी उसमें। नेक्स्ट टॉपिक है जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन जैसे कि मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर इन थिंग, एक ब्रॉड स्टेटमेंट बनाना जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो, जिसमें कि हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करते हैं। जनरलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को, फिर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इंडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है तर्क देते हैं, अपनी बात को प्रूव करने के लिए जो भी हम एविडेंसेस देते हैं उनको हाइपोथेसिस बोलते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमने तर्क दिए उनको वेरीफाई करना कि वो ठीक है नहीं है, और लास्ट में हम जनरलाइजेशन फॉर्म करते हैं इन सब के बेसिस पे कि क्या हमारा निष्कर्ष निकला, दैट इज जनरलाइजेशन। इम्पोर्टेंस क्या होती है जनरलाइजेशन की? भाई क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है, एनकरेज स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व एंड थिंक, उनको थिंक करने में और ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करने में हेल्प करता है, सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट बिल्ड अप करता है उसका मैथ में, स्टूडेंट्स को फुली एनकरेज और कन्विंस्ड रखता है, डेवलपमेंटल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, इमेजिनेशन पावर को डेवलप करता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सियम्स क्या होते हैं। एक्सियम जो वर्ड है वो हमने ग्रीक वर्ड एक्सियोमा से डिराइव किया है, जिसका मतलब होता है ट्रू विदाउट नीडिंग अ प्रूफ, जिसका कोई प्रूफ ना हो बट वो बात सच हो। ट्रूथ दैट फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल अदर डेरिवेशन, एक ऐसा ट्रूथ है जिसके बेसिस पे हम बाकी डेरिवेशंस करते हैं, बट इस ट्रूथ का कोई भी प्रूफ नहीं है। नो एविडेंस अपोजिंग दैम, ना उसका कोई प्रूफ है बट हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है जो उस ट्रूथ को अपोज कर सकता हो। एग्जाम्पल, ए लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, किसी भी लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर, जैसे ये राइट एंगल बनाया मैंने, तो ये वाला राइट एंगल इस वाले राइट एंगल के इक्वल है। हमें ये चीज़ हम प्रूव नहीं कर सकते ये चीज़, बट हमारे पास एविडेंस भी नहीं है कि है ना ये चीज़ गलत है। पोस्टुलेट क्या होती हैं? वो स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर एक्सेप्टेड ट्रू एज विदाउट बीइंग प्रूवन, ये भी वही स्टेटमेंट्स होती है जो कि विदाउट बीइंग प्रूवन, बिना प्रूव करे ही सही मानी जाती हैं, बट ये ज़्यादातर किससे रिलेटेड होती हैं?
ज्योमेट्री से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट इज डेफिनीशंस, जो कि सिंपल, क्लियर और ब्रीफ होती हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि हमें मीनिंग दे किसी भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। फॉर्म द बेस ऑफ वॉल कंसेप्ट इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। डेफिनेशन किसी भी चीज़ का हमारे बच्चों के माइंड में एक क्लियर कंसेप्ट बनाती है। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, फिलोसफिकल, एक्सप्लेनेटरी, इसेंशियल। फिलोसफिकल डेफिनेशंस होती हैं जो कि हम सिर्फ वर्ड्स के थ्रू बनाते हैं। एक्सप्लेनेटरी जो कि यूजिंग वर्ड्स एंड फिगर्स, वर्ड्स और फिगर्स के बेसिस पे बनाते हैं। फॉर्म्ड बाय बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, जो स्पेसिफिक टर्म्स हो गई उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, उनके बेसिस पे जो डेफिनेशंस बनती हैं वो होती हैं इसेंशियल डेफिनेशंस। द नेक्स्ट इज थ्योरम। थ्योरम क्या होती है? स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। ऐसी स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ मिल चुका है वो होती है थ्योरम। इसके भी टाइप होते हैं कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, रेसिप्रोकल। ये आपके लिए जानना डिटेल में ज़रूरी नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का, वैलिडेशन प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट विच आर एक्सेप्टेड मैथमेटिकली आर कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती है जो कि मैथमेटिक वे में एक्सेप्ट की जाती हैं, उन्हें मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, स्क्वायर ऑफ 3 नंबर 3 इज 9। अब इसको बोल लो या फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन। 3 + 5 8, 1 + 7 8। प्रूफ, इट इज प्रोसेस टू प्रूव अ गिवन स्टेटमेंट। प्रूफ क्या होता है? किसी भी गिवन स्टेटमेंट को हम जो प्रोसेस होता है उसको प्रूव करने का, उसको हम प्रूव बोलते हैं। ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड थ्योरम। एक स्टेटमेंट को थ्योरम बोलते हैं। इफ इट इज प्रूव्ड, वो थ्योरम कब बोली जाती है? जब वो प्रूव हो जाती है। सो प्रूफ इज द प्रोसेस टू इस्टेब्लिश अ स्टेटमेंट। तो प्रूफ क्या है? एक वो प्रोसेस है जिससे हम क्या इस्टेब्लिश करते हैं? स्टेटमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। तो 2 तरीके से होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनको हम प्रूव कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है डायरेक्टली प्रूव ट्रू, जिसको हम डायरेक्टली ट्रू प्रूव कर देते हैं, जैसे एक्सियम्स, डेफिनेशंस, प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं ताकि हम प्रूफ निकाल सकें। इनडायरेक्ट मेथड होता है 2 स्टेटमेंट दैट आर नॉट प्रूव्ड बाय डायरेक्ट मेथड आर प्रूव्ड बाय इनडायरेक्ट। जिनको हम इनके बेसिस पे प्रूव नहीं कर सकते, उनको हम किस पे? इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है काउंटर एग्जाम्पल। A single example may disprove the statement, such an example is called counter example. Counter example वो होता है कि एक स्टेटमेंट दे दी भाई हमें, उस स्टेटमेंट को कोई एक हम बोलते हैं ना एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो जो भी वो एक्सेप्शन है ना वही हमारा काउंटर एग्जाम्पल उस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए। तो सिंपल वर्ड्स में एनी एक्सेप्शन टू अ जनरलाइजेशन, जो हमने जनरलाइजेशन बना रखी थी उसके लिए कोई एक सिंगल एक्सेप्शन भी है, वही काउंटर एग्जाम्पल है। जैसे बोला जाता है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज नेवर प्राइम। देखा जाए तो बट एक सिंगल काउंटर एग्जाम्पल ऐसा है कि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो भी प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 और अपनी टेबल में आए। जैसे 2 सिर्फ 1 की टेबल में और अपनी टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपनी टेबल और 1 की टेबल में आता है, 5 भी 1 की टेबल में और अपनी टेबल में आता है। तो वो नंबर प्राइम नंबर बोले जाते हैं जो सिर्फ अपनी और 1 की टेबल में आते हैं। बट जैसे देखा जाए 3 + 5 8, 5 + 10 12, ये सारी इतनी सारी बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हम उनको देखेंगे ना तो वो प्रूव करते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है। बट एक सिंगल काउंटर एग्जाम्पल ही बहुत है उस स्टेटमेंट को डिसप्रूव करने के लिए। ऑल ओड नंबर्स ग्रेटर देन 1 आर प्राइम। बोला जाता है जितने भी ओड नंबर्स है 1 से बड़े वो सारे के सारे प्राइम है, जैसे 1 3 5 7 11 13, ठीक है। बट हमारे पास एक सिंगल है 9 जो कि क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। देखते हैं कैसे, जो कि प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 किसकी टेबल में आता है? 3 की भी टेबल में आता है, 1 की में भी आता है और 9 की में भी आता है। तो 1 और 9 का तो चाहिए होता है प्राइम के लिए, बट ये तो एक 3 की में भी आता है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट इज कंजक्चर। क्या होता है कंजक्चर? अ स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ एंड काउंटर एग्जाम्पल। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि बिना प्रूफ के है और बिना किसी काउंटर एग्जाम्पल के है और उसको हम ट्रू मानते हैं
क्यों? क्योंकि बेसिस ऑफ आवर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, हमारे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, समझ और एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसको हम सही मान लेते हैं, ना तो उसका कोई प्रूफ होता है ना उसका कोई काउंटर एग्जाम्पल होता है। जैसे कि पास्कल्स ट्रायंगल है, देखोगे ये कैसे एक ट्रायंगल बन रहा है। अब देखते हैं, जैसे कि इसमें एक तरफ नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, हमने देखा 1 और यहाँ पे हमने 1 लिख रखा है, तो इसका सम क्या है? 1 है। सेकंड लाइन में क्या दे रखा है? 1 + 1, तो सम क्या बन गया? 2। 1 2 1, सम क्या बन गया? 4। 1 3 3 1, क्या बना? 8। हम देख सकते हैं 1 क्या होता है? 2 की पावर 0 होता है। 2 क्या होता है? 2 की पावर 1। 3 क्या होता है? 4 की पावर 4, मतलब ये सम 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑड। हमें देख सकते हैं जैसे 1 + 3 + 5 9 ऑड नंबर है। 3 + 5 + 7 5 15 ऑड नंबर है। 5 + 7 + 9 21 ऑड नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक का सम, जितने भी 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है? ऑड हो सकता है। बट इस चीज़ का कोई प्रूफ भी नहीं है, बट इसको हमें डिसप्रूव करने के लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल भी नहीं है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी हम 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं वो सब किसके डिविजिबल होते हैं? डिविजिबल बाय 3 होते हैं। जैसे 9 3 से डिविजिबल है, 15 3 से डिविजिबल है, 21 3 से डिविजिबल है। फॉर दोस्त जिनको नहीं पता डिविजिबल क्या होता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में 3 की टेबल में आते हैं, 3 से डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स। अब प्रॉब्लम्स भी बहुत तरीके की होती है, जैसे MCQ, पैसेज बेस्ड और कॉइन पजल, लॉजिक प्रॉब्लम्स, मैजिक स्क्वायर एक्सेट्रा। बेसिकली हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ को 2 तरीके में बांट रखा है, क्वालिटेटिव टाइप और क्वांटिटेटिव टाइप। क्वालिटेटिव टाइप वो होती हैं जो कि प्रॉब्लम बेस्ड होती हैं, डेफिनेशंस, फॉर्मूला और कंपैरिजन से रिलेटेड। क्वांटिटेटिव वो होती हैं जो कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस और जिनमें सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, वो वाली। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एंड अननोन फैक्ट्स। हमें पहले देखना है कि क्या पूछ रखा है, क्या बताना है हमें। सेकेंड इज रिलेट टू मैथमेटिकल फैक्ट। हमें देखना है कि इसमें हमें कौन सा मैथमेटिकल फैक्ट्स यूज होंगे, कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है, किससे नहीं है। थर्ड इज फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। अब हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज करनी है, क्या कैसे कौन सा मेथड इसके लिए ईजिएस्ट होगा वो वाला फाइंड आउट करना है। फाइंडिंग द सॉल्यूशन, उसका परफेक्ट कैलकुलेशंस के साथ सॉल्यूशन निकालना है। और फिर वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन को चेक करना है कि क्या वो ठीक है भी या नहीं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी के? हम उनको डेली लाइफ से रिलेट करें तो डेली लाइफ से भी हमारा मैथमेटिक्स कनेक्ट हो सकता है। बच्चों में एबिलिटी डेवलप करता है प्रॉब्लम को एनालाइज करने की। डेवलप थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, बच्चों में लॉजिकल रीजनिंग की पावर डेवलप करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंस भी बनाता है बच्चों को। अब हर मेथड की कुछ कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको करवाने में। लिमिटेड कंसेप्ट कवरेज, हर कंसेप्ट को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से नहीं करवा सकते हैं। मोर मेंटल वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेंटल वर्क की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मेंटल वर्क करना पड़ता है बच्चे को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी डिफ़र करते हैं कि हर क्लास का बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से नहीं सीख सकता, किसी को प्ले वे मेथड से सीखना है, किसी को किसी वे में सीख पाता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी मैटर करते हैं। नेक्स्ट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक मटेरियल। टेक्स्ट बुक मटेरियल भी सफिशिएंट नहीं है जिसमें कि कंसेप्ट कवरेज हो जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स एक्टिविटीज़ को कैटर कर पाए। नॉट प्रैक्टिकल फॉर लोअर क्लासेस, लोअर क्लासेस के बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से इतना अच्छे से नहीं सीख पाते, उनको जैसे प्ले वे मेथड्स के थ्रू ही सिखाना पड़ता है। क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, क्रिएटिविटी क्या होती है? रेफर्स टू डू न्यू एक्सपेरिमेंट्स, फॉर्म न्यू हाइपोथेसिस, एस्टैब्लिश नाउ न्यू रिलेशंस, फाइंड सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना, न्यू हाइपोथेसिस बनाना, इस्टेब्लिश न्यू रिलेशंस करना, न्यू रिलेशंस बनाना और नए नए सॉल्यूशन ढूंढना ही क्रिएटिविटी होती है। इससे लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो कलरफुल बनता है, ब्राइट बनता है, इफेक्टिव बनता है।
और ऑल्सो इम्प्रूव कॉग्निटिव साइकोमोटर लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का कॉग्निटिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। क्रिएटिविटी को सिंपल भाषा में समझे तो आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें करना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, आउट ऑफ बॉक्स बच्चों को करवाना, जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्रिएटिविटी की, ओरिजिनलिटी होती है उसमें, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होता। फ्लुएंसी होती है, फ्लुएंसी मतलब एक निरंतरता होती है उसमें। डाइवर्जेंट और फ्लेक्सिबल होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का जैसे मैंने अभी बताया उसमें यूज़ होता है, और फ्लेक्सिबल भी होती है। परफेक्शन, परफेक्शन हम मान सकते हैं कि क्रिएटिविटी में हो, बट इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। हाउ टू प्रमोट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को भी प्रमोट करने के कुछ तरीके हैं, वो है जैसे इंक्लूड्स एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करे करिकुलम में जो कि क्रिएटिविटी को एनहेंस करने में हेल्प करे। रियल लाइफ सिचुएशन से बच्चों को कनेक्ट करें, ऐसे एक्टिविटीज़ डालें जो कि बच्चों की रियल लाइफ सिचुएशन से उन्हें कनेक्ट करने में हेल्प करें। फिर फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, बच्चों को छूट दें, वो अपनी थिंकिंग को इवॉल्व कर पाएँ। रिवॉर्ड्स दें, अगर बच्चा क्रिएटिव करता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करता है तो उनको रिवॉर्ड्स दें, जिससे उन्हें प्रेज मिलने के बाद उसको करने के लिए प्रोत्साहन मिले। क्लासरूम एज वर्कशॉप, क्लासरूम को एज अ वर्कशॉप यूज़ करें। चेंज इन इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज़, पुराना पेन पेपर टेस्ट की बजाय इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज़ को चेंज करें। अब हम करेंगे यूनिट 2 जो कि है अलजेब्रिक थिंकिंग, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न क्या होता है? वो कोई भी पैटर्न जो कि एक सीक्वेंस में और जो कि नंबर से बना हो और एक मैथमेटिक ऑर्डर में हो, जैसे कि 5, 10, 15, 20 हम देख सकते हैं, सारे 5 के मल्टीपल्स का एक ये पैटर्न है। फंक्शनल रिलेशंस, फंक्शनल रिलेशन होती है द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज विल बी मोर स्पेसिफाइड व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ जनरल अलजेब्रिक रूल। किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करता है उसको ही फंक्शनल रिलेशन बोलते हैं। जैसे हमारी ड्यूरेशन ऑफ जर्नी डिपेंड्स करते हैं स्पीड और डिस्टेंस पे, यानी कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है किस स्पीड से हम जाए और कितना डिस्टेंस कवर करना है। प्राइस डिपेंड करता है क्या रेट पे हम सामान खरीद रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं। अब कुछ सिग्निफिकेंस है फंक्शनल रिलेशंस की, जैसे कि गिव एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज़, जो एग्जैक्ट रिलेशन बता देता है हमारी क्वांटिटी में, जैसे कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। यूज टू कंपेयर द क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने में हेल्प करता है, जैसे कि डायमीटर मैंने बताया था 2 × r यानी 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि डायमीटर इज डबल द रेडियस। तो हम है ना उसको कंपेयर कर पा रहे हैं एक अलग तरीके से। जैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इससे ये कंक्लूजन निकल सकता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। यूज टू फाइंड वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज़, हमें अननोन क्वांटिटीज़ की हेल्प करते हैं रिलेशन से। जैसे कि मेरे को एक स्क्वायर दे रखा है, उसकी साइड बता रखी है 16, तो हम उसका पेरीमीटर इजीली गेस आउट कर सकते हैं, हम इजीली निकाल सकते हैं। यूज टू फाइंड अननोन टर्म्स इन नंबर पैटर्न्स, जैसे 3, 5, 7, 9 एक ये सीरीज चल रही है, इसने पूछा कि इस सीरीज का 15 टर्म बतानी है हमें क्या होगी, तो हम क्या करते हैं 2 × में प्लेस ऑफ टर्म +1, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो 2 प्लस में 15 बतानी है तो 15 प्लस में 1 दैट इज 31, तो इस सीरीज की 15 टर्म होगी 31। हेल्प टू टेक डिसीजंस इन डेली लाइफ, डेली लाइफ के डिसीजंस को ईजी बनाता है। जब हम एक दूसरे से कोरिलेट करके चीज़ें समझते हैं तो वो डेली लाइफ के डिसीजंस ईजी बन जाते हैं। हेल्प टू फाइंड टाइप्स ऑफ वेरिएशंस बिटवीन क्वांटिटीज़, अब वेरी करती है, जैसे ये वाला सेम यहाँ पे भी आ रहा है, तो वेरिएशंस में भी हेल्प करता है क्वांटिटीज़ के। कॉन्सोनेंट्स एंड वेरिएबल्स, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अब हम। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एन अल्फ़ाबेट और अ सिंबल विच डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल, कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी सिंबल जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो वो क्या होता है? हमारा वेरिएबल होता है। वेरी मतलब वेरी करता रहता है जगह जगह, जैसे x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी, y, z, a, b, c एक्सेट्रा, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं।
कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन ले रखी है, इसके थ्रू बता रखा है कि x + 8 में x क्या है हमारा वेरिएबल है और 8 क्या है हमारा कॉन्सोनेंट्स है। 6p में वेरिएबल हमारा है p और 6 क्या है हमारा कॉन्सोनेंट्स है। यूजेस ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि रिप्रेजेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। रिप्रेजेंट जनरलाइज फॉर्म ऑफ अ नंबर पैटर्न, कोई भी जनरलाइज फॉर्म है, जैसे एक सिंपल हमने स्टेटमेंट दे रखी है, उसकी जो जनरलाइज फॉर्म है स्टेटमेंट, उसको एक नंबर पैटर्न में शो करने में ये हेल्प करता है। रिप्रेजेंट वेरिएबल्स वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ 2D एंड 3D फिगर्स, जो 2D और 3D फिगर्स के वेरियस फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि उनकी वॉल्यूम का हो गया, सरफेस एरिया होगा, उनको हेल्प करने में हेल्प करता है शो करने में। रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स इन अरिथमेटिक, अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, उनको शो करने में हेल्प करता है। रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक फार्मूलाज, अलग अलग जो फार्मूलाज होते हैं उनको शो करने में हेल्प करता है। और सिचुएशंस जो होती हैं डेली लाइफ की, जैसे कि पापा की एज इतनी थी तो बेटी की जो एज उससे 2 साल ज़्यादा थी इतने साल बाद, तो उस तरीके की जो डेली लाइफ की सिचुएशंस हैं उनको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो नाउ लेट मी टेल यू कि जो आगे की यूनिट 2 है और जो यूनिट 3 है वो पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो मैं चाहती हूँ आप वो चीज़ खुद से करें, उसको जितना आप प्रैक्टिकल से प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल होगी। सिर्फ यूनिट 3 के लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, उनके बाद जो उनके यूजेस दे रखे हैं उन यूजेस को ज़रूर करें, उनके यूजेस ज़रूर पढ़ के जाएँ, वो पेपर में ज़रूर आते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 4। सो नाउ यूनिट 4, ज्योमेट्रिक वेज ऑफ लुकिंग एट स्पेस एंड शेप्स। इसमें हम मोस्टली ज्योमेट्री और शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ईजी यूनिट है। स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री होती क्या है? इसके फादर थे यूक्लिड, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग अर्थ, मेट्रम मीनिंग मेजरिंग, यानी अर्थ की मेजरिंग। इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी स्टडी अबाउट लाइन्स फिगर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो लाइन्स के बारे में, फिगर्स के बारे में, शेप और उनके साइज के बारे में स्टडी करती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है ज्योमेट्री की? मेजरमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट इट। ज्योमेट्री के बिना मेजरमेंट इनकम्प्लीट है बिल्कुल। वोकेशनल वैल्यू जनरेट एनहेंस करती है बच्चों के अंदर। बेस्ट मेथड टू लर्न लॉजिक, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, तो लॉजिक समझने में हेल्प करती है। प्रिपेयर सॉलिड ग्राउंड्स फॉर हायर लर्निंग, आगे लर्निंग करनी है, हर चीज़ का लॉजिक पता होगा तभी तो हायर लर्निंग ईजी बनेगी, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करती है। डेवलप थिंकिंग पावर को एनहेंस करती है। नेचर इज़ ग्रेट ज्योमेट्रिशियन, दिखाती है कि नेचर ग्रेट ज्योमेट्रिशियन है। जैसे कि इसमें ऑलरेडी अर्थ का आ चुका है कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ, तो जो अर्थ को मेजरमेंट करेगा तो ऑफ कोर्स नेचर उसमें इंक्लूडेड हो चुका है। की ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करने की की है ज्योमेट्री। हेल्प्स इन अदर सब्जेक्ट, ज्योमेट्री हर अदर सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज 2 डायमेंशनल शेप्स। 2 डायमेंशनल शेप्स में सबसे शेप्स विच हैव 2 साइड्स, जिनकी 2 साइड्स होती हैं उन्हें 2 डायमेंशनल्स बोलते हैं, या तो लेंथ ब्रेथ हो या फिर ब्रेथ हाइट हो। ये प्लेन सरफेस पर बनाई जाती है। सबसे पहले 2 डायमेंशनल शेप्स में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे 3 टाइप के हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन। इक्विलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, स्केलिन जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, ऐसा ट्रायंगल। एंगल के बेसिस पे कैसे ट्रायंगल्स होते हैं? 3 होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट वो होता है जिसमें एक एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। 90 डिग्री राइट एंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? मोर देन 90 डिग्री का हो। क्वाड्रिलेटरल फिगर विद 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स को, वो शेप जिसके 4 साइड या 4 एंगल होते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। पैरेललोग्राम, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे।
पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, यानी ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है। वैसे ही ए सी जो है वो बी डी के इक्वल भी और पैरेलल भी है। पैरेलल का मतलब होता है वो कहीं पर भी नहीं मीट करेंगी। आगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल अपोजिट एंगल्स, जो एंगल्स हैं वो सारे इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल सब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, और पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सबको पता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर को हम एक पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि इसमें तो सारी एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल हैं ही हैं, और दोनों साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं, यानी स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट अपोजिट भी इक्वल है और अपोजिट पैरेलल भी हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और इवन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, लेंथ में भी इक्वल होते हैं। सर्कल, सर्कल क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड्स नहीं होती और फॉर्म किससे होता है, डॉट से फॉर्म होता है। अब पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में। ऑल ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डायमेंशंस, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसकी 3 डायमेंशंस हो, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट, उसको क्या बोलते हैं हम, 3 डायमेंशनल शेप। अब पढ़ेंगे क्यूबॉइड की, जैसे मैंने बताया था कोई भी 3 डायमेंशन, जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो अब क्यूबॉइड का आप सबको मोस्टली पता ही होगा सारी शेप्स के बारे में, जस्ट एक मैं रीड आउट कर रही हूँ इसको थोरोली। फेस 6 होते हैं क्यूबॉइड के, एजेस 12 होती हैं। एजेस होती हैं ये हमारी एज है, ये होता है हमारा ये फेस है, और जो ये है ये हमारे वर्टेक्स है। फेसेस 6 होते हैं, एज 12 होते हैं, वर्टेसेस 8 होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जो अपोजिट साइड है जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और टोटल 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, मतलब टोटल 6 रेक्टेंगल्स, क्योंकि फेस जो होते हैं वो सारे रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं इसमें। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है भाई, सेम एज क्यूबॉइड, बस इसके जो सारे फेसेस होते हैं वो किस शेप के होते हैं, रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर शेप के होते हैं। सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट की बजाय सारी साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। वही फेसेस 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं और वर्टिसेस 8 होते हैं। सिलेंडर जो होता है वो रेक्टेंगल को फोल्ड करके बनता है। एक रेक्टेंगल को जब हम फोल्ड कर देंगे, जैसे ये एक रेक्टेंगल है तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी तो हमारा क्यूबॉइड बनेगा। तो क्यूबॉइड जो होता है हमारा फोल्ड करने पे बनता है रेक्टेंगल को ऐसे, और उसका एक टॉप होता है, 2 फेसेस होते हैं, एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला। जो ये रेक्टेंगल को फोल्ड करने पे जो एरिया होता है उसको सरफेस एरिया बोलते हैं। एजेस इसकी 2 होती हैं हमारी, एक ये वाली और एक ये वाली। कोन, अब कोन क्या होता है हमारा, सर्कुलर फेस एट द बॉटम, बस एक नीचे जो होता है सर्कुलर फेस होता है इसमें। तो एक ही फेस है इसका, इसके 2 थे जैसे मैंने बताया, एक नीचे और एक ऊपर, इसमें सिर्फ एक नीचे होता है। वर्टेक्स इसके 0 हैं। अब पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। इन ज्योमेट्री द फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स दैट आर आइडेंटिकल इन शेप्स एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ज्योमेट्री में क्या होता है, जो फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स होती हैं और जो आइडेंटिकल होती है शेप में, यानी सेम होती है उनकी शेप और साइज में, तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं एक दूसरे के। तो कॉन्ग्रुएंसी के भी कुछ वो हैं कंडीशंस, जो कि हैं सबसे पहली है SSS, जिसको बोलते हैं साइड। ऑल साइड्स आर इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल्स, यानी 2 ट्रायंगल्स है तो उनकी दोनों की सारी साइड्स इक्वल है। जैसे ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, नीचे वाली साइड इसके, तो दोनों ट्रायंगल क्या बोले जाएंगे, ट्रायंगल 1 जो है ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड कंडीशन होती है SAS, यानी साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड्स और उनके बीच का एक एंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, और इन दोनों के बीच का ये एंगल भी इक्वल है।
अगली है ASA। ASA होती है एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल और उनके बीच की एक साइड इक्वल होगी, यानी ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। नेक्स्ट है RHS। RHS होता है राइट हैंड्स। RHS में होता है कि एक एंगल जो होता है वो हमारा राइट एंगल होता है, और जो होती है एक साइड वो हाइपोटेन्यूज की साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। एक एंगल दोनों में 90 डिग्री और एक हाइपोटेन्यूज की साइड दोनों में इक्वल है, तो ये RHS का कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी की। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी शेप इज सेम बट साइज इज डिफरेंट। कोई भी दो शेप उनकी कोई भी दो फिगर्स है उनकी शेप सेम है बट साइज इज अलग अलग है, तो रेशियो फोर साइड शुड बी सेम टू अदर फिगर्स, बट उनकी रेशियो सेम होती है तो हम उन्हें सिमिलर बोलते हैं। एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, बट देखा जाए तो इनकी रेशियो सेम है सबकी। जैसे 6 4 4 3 2 2, तो 6 4 4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 2 आएगा, और यही इसका है, तो ये वाला इसके सिमिलर बोला जाएगा ट्रायंगल। कुछ कंडीशंस होती है अलग अलग शेप में सिमिलैरिटी, जैसे कि ट्रायंगल में रेशियो इक्वल्स होनी चाहिए, पैरेललोग्राम में एंगल्स एंड साइड रेशियो शुड बी इक्वल, रेक्टेंगल में एंगल्स भी और साइड रेशियो शुड बी इक्वल, स्क्वायर में रेशियो शुड बी इक्वल। सिर्फ मेजरमेंट में जैसे लाइन को हम किससे मेजर करते हैं, डिवाइडर या रूलर से। एंगल को हम करते हैं प्रोटेक्टर से मेजर। एंगल के कुछ टाइप्स होते हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट। एक्यूट जो लेस देन 90 होता है, राइट जो 90 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूज जो मोर देन 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट जो 180 डिग्री होता है, रिफ्लेक्स जो मोर देन 180 डिग्री होता है, कंप्लीट जो 360 डिग्री, यानी यहाँ से अगर मैं कोई एंगल बनाना शुरू करूँगी तो कंप्लीट ऐसे आएगा, तो उसको 360 डिग्री या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको पीछे बता ही दिया था सारी चीज़ उनको। और सर्कल यूजिंग थ्रेड, जैसे एक से सर्कल है कोई भी, तो उसको मैं क्या करूँगी, एक थ्रेड से ही मेजर करूँगी, उसके ऊपर ऐसे थ्रेड रख के तो उसको थ्रेड से मेजर कर सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस जैसे 2πr, रेडियस 22/7 या फिर 3.14। कंस्ट्रक्शन, रूलर से हम क्या कर सकते हैं, रूलर से यूज टू ड्रॉ एंड मेजर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने और मेजर करने में हेल्प करता है। डिवाइडर लेंस को कंपेयर करने में हेल्प करता है। कंपास आर्क को ड्रॉ करने और सर्कल को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। सेट स्क्वायर जो होता है हमारा, वो परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने और पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टर, यूज टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल्स, एंगल्स को ड्रॉ करने और उनको मेजर करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्टर हम जो आप हमारी भाषा में जैसे हम जो डी बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इन अपीयरेंस, जो चेंज इन अपीयरेंस होती है उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि हम चेंज कर दे, किसी चीज़ की प्लेस चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे, साइज चेंज कर दे, शेप चेंज कर दे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी 3 बेसिस पे हो सकता है। जैसे रोटेशन, सबसे पहले रोटेशन अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मैंने कोई भी एक चीज़ मान लो एक ये शेप बनाई, अब मैं इसको रोटेट करना चाहूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे, तो ये यहाँ से मैंने ऐसे रोटेट कर दी जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, रोटेशन होगी। इसके कुछ फीचर्स है कि पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से ही रोटेट कर सकते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल होता है, यानी रोटेट करने का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी इसको हम रोटेट कर सकते हैं। न्यू फिगर आफ्टर रोटेशन इज सेम, अगर मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगी तो ये नहीं है कि इसकी शेप चेंज हो जाएगी या फिर ये फिगर पूरी सर्कल बन जाएगा, ट्रायंगल का रहेगा ट्रायंगल ही। सेकंड इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है जब हम कोई भी इमेज ऑब्टेन करते हैं किसी भी फिगर को मिरर के फ्रंट में रखने पे। ट्रांसलेशन होता है व्हेन अ चेंज इज कंप्लीटली मूव, जब पूरी की पूरी कंप्लीटली मूव कर जाता है। जैसे इसमें हम किसी पॉइंट से कर रहे थे बट अब कंप्लीटली मूव कर देना होता है, बट शेप और साइज में तो अभी भी अंतर नहीं होता। जैसे अगर मैंने यहाँ पे, तो मैं पहले पॉइंट से कर रही थी, बट अब मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, तो यानी शेप में अंतर नहीं होगा ना साइज में अंतर होना चाहिए, वो ट्रांसलेशन होता है। अब हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं
यूनिट 5 जो कि है करिकुलम एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, सब बोलो तो ज़्यादा मार्क्स भी कैरी करती है कहीं ना कहीं कंपेयर टू अदर यूनिट्स। करिकुलम को जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये प्लान या ऑर्गेनाइज करता है स्कूल, वो सारे करिकुलम का पार्ट होते हैं। इसमें और भी वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि यूटिलाइज्ड बाय स्कूल के द्वारा यूटिलाइज करी जाती है ताकि जो एजुकेशन का एम है वो बच्चा अचीव कर पाए। प्लानिंग, जैसे सबसे पहले प्लानिंग आया है इसमें। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मुझे क्यों पढ़ाना है एलिमेंट्री लेवल पे मैथ्स, पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है, और फिर कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने हैं बच्चे को, और टॉपिक्स की जो भी डिटेल होती है वो सब प्लानिंग का पार्ट होती है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के, वो है जैसे कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बच्चे के अराउंड होना चाहिए सारी चीज़। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ को डेवलप करने पे फोकस करें। प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ करिकुलम, यानी सिर्फ ये नहीं है कि ऐसी चीज़ें लिख दी जो कि हम इम्प्लीमेंट करें तो इम्प्लीमेंट हो ही ना सकती, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट, ऐसी चीज़ें मेंशन करो करिकुलम में जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की जा सकें। इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज़, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें ना हो, एक्टिविटीज़ भी हों उसके अंदर। ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, यानी डिफ़िकल्टी लेवल एज अप्रोप्रिएट हो, ये नहीं कि 2nd क्लास में 6th क्लास का सिलेबस हो, तो अप्रोप्रिएट लेवल पे होना चाहिए, बच्चे के अप्रोप्रिएट लेवल पे हर क्लास का करिकुलम हो। कुछ स्टेप्स होते हैं करिकुलम को बनाने के, जैसे पहला होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी चीज़ करनी है तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करने होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे, जनरल भी और स्पेसिफिक भी। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट्स एंड टॉपिक, कैसा हमारा टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक कौन सी क्लास के लिए सुटेबल होगा, किस लेवल तक वो टॉपिक उस क्लास में पढ़ाया जाएगा, वो सारा ऑर्गेनाइज करना। सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी वो टॉपिक पढ़ाना है तो मैं किस एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाएंगे हम बच्चे को, कैसे एक्सपीरियंसेस देंगे, कोई स्टोरी मेंशन करनी है तो वो कैसी होगी। सजेस्टिंग सुटेबल मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, लास्ट में ये भी होना चाहिए कि बच्चे की इस टॉपिक को हमने कैसे इवेलुएट करना है, क्योंकि हर चीज़ हम थ्योरेटिकली इवेलुएट रिटन टेस्ट पेपर से नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ प्रैक्टिकल भी इवेलुएट होनी चाहिए, तो वो स्ट्रेटेजीज भी होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी होना चाहिए, यानी उसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज टीचिंग, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए करिकुलम। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक, यानी उसका एक लॉजिक बनना चाहिए, ऐसे ही नहीं है कुछ भी बना के रख दिया। प्रिंसिपल ऑफ टॉपिकल एंड कंसेंट्रिक ऑर्डर, यानी जो टॉपिक से कंसर्न सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं है कि टॉपिक कुछ है उससे आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी दे रखा है, टॉपिक से रिलेटेड हर टॉपिक में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी मैंने ये यहाँ पे एडिशन पढ़ा दिया तो उससे अगला चैप्टर जो है उससे कोरिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि एडिशन के बाद सीधा हम डिवीजन पे पहुँचे, तो पिछला टॉपिक जो है वो अगले टॉपिक से कोरिलेटेड होना चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ डिफ़िकल्टी, जो मैंने बताया था एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, डिफ़िकल्टी का लेवल, ये नहीं है कि क्लास का जो चैप्टर है फर्स्ट क्लास का, वो फर्स्ट चैप्टर तो बड़ा डिफ़िकल्ट और लास्ट चैप्टर बहुत ईजी है, तो एक सीक्वेंस में होना चाहिए सारी चीज़ें। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव टीचिंग, जो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा इंडिविजुअली, एक टीचर इंडिविजुअली भी टीच कर पाए और कलेक्टिव टीचिंग्स भी कर पाए। गुड करिकुलम क्या होता है, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएं, क्लासरूम भी, बिहेवियरल भी। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट ऑन टॉपिक हो, उसमें सारे कंटेंट और टॉपिक्स कवर अप हो रहे हो। इवेल्यूएशन टेक्निक्स हो, रिटर्न, ओरल, प्रैक्टिकल सारी। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो उसमें। प्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, अब मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को हम सिर्फ उसके थ्रू नहीं पढ़ा सकते हैं कि हमने सिर्फ क्वेश्चंस डाल दिए उसके थ्रू पढ़ा दिया या लेक्चर मेथड के थ्रू, तो अलग अलग तरीके से हर मैथ का कंसेप्ट अलग अलग वे में करा जा सकता है। जैसे कि जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई पिक्चर ला दी वो दिखा दिया, कॉइन, रुपी, ये सारी पिक्चर्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं। पोएम्स जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर, 3D शेप्स के ऊपर पोएम होती है तो वो कंसेप्ट उसके थ्रू करवा सकते हैं। स्टोरीज जैसे होते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए इतना हमने पैसे लिए बेटा, ऐसे करा तो कैसे क्या होगा, ये सारी स्टोरीज हो सकती हैं। रिडल्स भी अलग अलग चीज़ों की हो सकती हैं, तो हम अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अलग अलग वे में प्रेजेंट करने से होगा क्या, जॉयफुल एक्सपीरियंस होगा, एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, वो बोर्डम नहीं बनी रहेगी। कुछ बच्चे तो थ्योरेटिकली लेक्चर मेथड से समझ लेंगे बट सब तो नहीं समझ पाएंगे, तो सबका पार्टिसिपेट जो करता है वो एनकरेज करता है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, यानी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो कि लर्निंग में हेल्पफुल होता है। लॉन्गर रिटेंशन, यानी जो बच्चा खेल के सीखता है, मज़े मज़े में जॉयफुल लर्निंग करता है, वो उसको ज़्यादा टाइम तक रिटेंशन रहती है, उस चीज़ याद रहती है। मोर इफेक्टिव लर्निंग, ज़्यादा अच्छी लर्निंग हो पाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक होती क्या है, एक प्रिंटेड कलेक्शन होता है TLM का, यानी क्या से क्या करना है वो सबका एक प्रिंटेड कलेक्शन होता है टेक्स्ट बुक, इन अ सिंपल वर्ड जो हम बोले तो। रोल ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का रोल क्या होता है, सिस्टमेटिक टीचिंग मटेरियल होता है, सिस्टम के वे में हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में लगी होती है उसके अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम उसके अंदर होती हैं। अलग अलग एक्सपीरियंस, यानी किसी ऑथर का कोई एक्सपीरियंस है या कोई और स्टोरी है तो एक्सपीरियंस उसके अंदर होते हैं। फॉर प्रूफ्स एंड एक्टिविटीज़, हर चीज़ का थ्योरम्स हो गई वगैरह हो गई, उनकी प्रूफ्स होती हैं, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैंशन होती हैं। ईजी टू डिफ़िकल्ट पैटर्न पे बिल्डअप होती हैं, रिविज़न में बहुत हेल्पफुल होती हैं। फॉर सपोर्टिंग क्लासरूम टीचिंग में भी एज अ सपोर्ट हेल्प करती हैं। उसके अंदर पिक्चर, ग्राफ्स एक्सेट्रा होते हैं बच्चों के लिए। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक टेक्स्ट बुक की। कंटेंट जो होता है वो इजी टू डिफ़िकल्ट वे में होना चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, पिक्चर्स होने चाहिए। और एक्सटर्नल में क्या होनी चाहिए, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कवर पेज अच्छा हो, ड्यूरेबल हो, यानी जब ये नहीं है कि फटी फिर रही है, बाइंडिंग अच्छे से हो रखी हो, प्राइस जो है रीजनेबल हो। प्रिंट रिलेटेड क्या सोचते हैं, जैसे साइज ठीक हो टेक्स्ट बुक का, ये नहीं या तो बहुत छोटी है, और फॉन्ट यानी जो वर्ड्स लिखे हैं वो ऐसे लिखे हों कि बच्चे को पढ़ पाए उन्हें। स्टाइल अच्छे से हो लिखने के, यानी पता नहीं ऐसी स्टाइलिश राइटिंग में लिख दिया कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा वो B है या C है क्या है। पंक्चुएशन एक्सेट्रा हर जगह पे अच्छे से लगे हो, मार्क्स वगैरह। मेरिट्स जो होती हैं टेक्स्ट बुक की, प्रमोट्स इंटरेक्शन, प्रमोट करती है, क्विक रिवीजन में हेल्प करती है, एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन जितनी भी होते हैं वो शो करने में हेल्प करती है। टॉपिक्स जो होते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, रूल्स थ्योरम्स वगैरह उसमें लिखी होती हैं, और एक्सपीरियंसेस भी होते हैं अलग अलग लोगों के। डीमेरिट्स, किसी की कुछ मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी ज़रूर होती हैं टेक्स्ट बुक की, जैसे डिस्करेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चे को हर चीज़ लिखी लिखाई मिल जाती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है उसको डिस्करेज कर देती है। लिमिटेड टॉपिक कवरेज होती है, हर चीज़ उसके अंदर नहीं मेंशन होती टेक्स्ट बुक के अंदर, और ना हम कर सकते हैं हर चीज़ उसके अंदर मेंशन। एग्ज़ाम सेंटर्ड होती हैं कि भाई लास्ट में ये एक्सरसाइज है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है, यही मोस्टली आएंगे। नॉट अवेयर ऑफ न्यू डिस्कवरी, अब वो टेक्स्ट बुक तो बनी थी 2005 में, अब आ गया 2015-16, तो क्या होगा, वो टेक्स्ट बुक जो है न्यू डिस्कवरी अभी तक जो हुई है वो उसके अंदर मे बी मेंशन ना हो। नेक्स्ट आवर जो टॉपिक है वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, आई होप आपको ये सब अच्छे से पता होगा क्या होता है लेसन प्लान, तो मैं इसको डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, मैं उसकी सिर्फ इम्पोर्टेंस और एक अच्छा LP क्या होता है उसकी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे इफेक्टिव टीचिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ LP, क्या होती है LP की इम्पोर्टेंस। LP मतलब लेसन प्लान। LP की इम्पोर्टेंस होती है इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करता है, टीचर को गाइड करता है कि उसको किस टाइम पे क्या चीज़ बोलनी है, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाता है टीचर के, एज अ वर्क करता है प्लान ऑफ एक्शन कि मुझे इस टाइम पे ये करनी है, इस एक्टिविटी के बाद मुझे ये करना है। क्लास को लाइव रखता है और इंटरेस्टिंग रखता है, टीचर को ये बार बार सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या एक्टिविटी कराऊं, तो एक है ना जो क्लास रहती है हर वक्त अलाइव रहती है, यानी जिंदा रहती है। सेव द टाइम ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर का भी टाइम सेव करता है और बच्चों का भी टाइम सेव करता है। एनहेंस द नॉलेज, और जो टाइम सेव होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज टीचर भी दे पाता है बच्चों को। एक अच्छा LP क्या होता है जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स हो, जनरल स्पेसिफिक, ऑर्गेनाइज कंटेंट हो, सारा का सारा कंटेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, अच्छे वे में एक्टिविटीज़ हो जिसके अंदर, और जो कि रिटन फॉर्म में हो। LP बोला ही वो जाता है जो कि रिटन फॉर्म में हो, LP होना ही रिटन फॉर्म में चाहिए हमेशा। इवेल्युएशन क्वेश्चन मेंशन हो उसके अंदर कि भाई मैं इवेल्युएशन करूँगा इस पर्टिकुलर चीज़ का तो कैसे करूँगा।
स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ये नहीं है कि बाय चांस हमने जो चीज़ लिख दी ज़रूरी नहीं है वही चीज़ उसमें पूरा टाइम फॉलो होगी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो, ताकि एट द मोमेंट हमने कुछ इम्प्रूव करा तो वो मेंशन कर पाएँ। रिलेटेड टू प्रीवियस टास्क, ये नहीं है कि कल का जो करवा दे उससे रिलेटेड कुछ उसमें हो ही नहीं, कल के लिए पहले प्रीवियस नॉलेज चेकिंग के लिए भी रिलेटेड होना चाहिए वो। मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, अब जैसे क्या होती है मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, एक ऐसी जहाँ होती है जगह होती है जहाँ पे मैथ्स को लर्न कर सकते हैं क्रिएटिव मोड में, जहाँ पे हम थ्योरम्स फॉर्मूलाज और एक्सपीरियंस के थ्रू उनको वेरीफाई कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ हमें हर चीज़ का कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं अपनी मैथमेटिक लर्निंग को एनहेंस करने के लिए। अब नीड क्या है मैथमेटिक्स लैबोरेटरी की? विजुअलाइज मैथ, अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा ऐसे होता है, बट हम उसे विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें कॉन्क्रीट चीज़ें मिलती हैं। लर्निंग बाय डूइंग को एनहेंस करती है, हमारे बच्चा खुद करके सीखेगा तो ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएगा। यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स फॉर लर्निंग, वहाँ पे मैंने जैसे बताया कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हर 3D शेप्स मिल जाएंगी आपको, तो आपको है ना एक वो कॉन्क्रीट जब उसको आप टच करते हो फील करते हो, जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी लर्निंग में उतनी ज़्यादा लर्निंग जो है रिटेंशन रहती है उसकी लर्न चीज़ की। लर्न प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हर चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखते हैं। फॉर एनहेंसिंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स, अब जब आपको उस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको वो चीज़ याद रहेगी, तो आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी एनहेंस होता है और क्रिएटिविटी भी फिर बढ़ती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, भाई सब्जेक्ट और टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करती है बच्चों के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब भी डेवलप करती है। ये सब होती है हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स। आई होप यू ऑल नो दैट। स्टूडेंट्स लर्न टू यूज़ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो कि बच्चे के पास घर पे अवेलेबल नहीं हो वो सब अवेलेबल होते हैं, तो बच्चा उनसे अच्छे से सीख पाता है। नेक्स्ट इज परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने में हेल्प करती है। रिलेट टू प्रैक्टिकल लाइफ, बच्चे की प्रैक्टिकल लाइफ से भी उसको रिलेट करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई हमारे मैथमेटिक्स लैबोरेटरी के? स्टाफिंग होनी चाहिए वहाँ पे, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हैं, जैसे कि 800 स्क्वायर फीट का एटलीस्ट एरिया होना चाहिए एक मैथमेटिक्स लैबोरेटरी के लिए। इंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे वर्क्स, बुक्स, रिपोर्ट, चार्ट, मॉडल वगैरह यहाँ पे होने चाहिए। इक्विपमेंट्स में जैसे कैलकुलेटर, मेजरिंग टेप्स वगैरह होनी चाहिए। फर्नीचर में टेबल, चेयर, अलमीरा, ये सब होना चाहिए। अरेंजमेंट, फर्नीचर का अरेंजमेंट होना चाहिए अच्छे से, ये नहीं है कि है तो फर्नीचर बट अरेंज ही नहीं है ढंग से। प्रॉपर स्पेस फॉर वर्क, अगर बच्चा काम करने आ रहा तो एक टेबल हो जहाँ पे बच्चा अच्छे से काम कर पाए, तो वर्क के लिए स्पेस होना चाहिए अच्छा। सफिशिएंट ड्यूरेशन लैब वर्क, कि सफिशिएंट ड्यूरेशन हो, ये नहीं है कि आप सिर्फ लैब में लेके जा रहे हो 10 मिनट में, 10 मिनट में बच्चा वहाँ पहुँचे, चीज़ों को समझे, उनसे एक्सपेरिमेंट करे या क्या ही करे, तो एक सफिशिएंट ड्यूरेशन होना चाहिए कि हम इतनी देर के लिए बच्चे को वहाँ लेके जाएंगे, इतनी देर में बच्चा सीख सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये नहीं है कि लैब तो बना दी, वहाँ सामान ही नहीं है, जैसे कि टेप्स, कैलकुलेटर और चार्ट, मॉडल्स, कुछ भी नहीं है वहाँ। क्लियर विजिबिलिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टेबल, बाय चांस एक डेमोन्स्ट्रेशन टेबल है और बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक डेमोन्स्ट्रेशन टेबल बच्चों को दिख ही नहीं दिया है, तो एक विजिबिलिटी होनी चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन टेबल की, ऐसे वे में फर्नीचर अरेंज होना चाहिए। स्टोरिंग प्रोविजन होना चाहिए मैथमेटिक मटेरियल्स का, जैसे बच्चे का ने कुछ बनाया अच्छा तो उसको अच्छे से टीचर स्टोर करके रख सके, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। ये है एरर्स बाय स्टूडेंट्स इन मैथ, योर लास्ट टॉपिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली क्वेश्चन, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी तो इस टॉपिक को तो ज़रूर करके जाए। जैसे कि एरर्स क्या होते हैं भाई? गलतियाँ, बोला जाता है एरर्स अच्छी बात है करना कि लर्निंग के लिए, तो उन एरर्स को मैथ्स में बच्चा कैसे एरर्स करता है? तो जैसे कि सबसे पहले बच्चा एरर करता है ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज, बच्चे में कंसेप्ट की ही नॉलेज नहीं होती, तो उस वजह से बच्चा एरर करता है। जैसे कि 2/3, तो बच्चे को पता ही नहीं है कि 2/3 क्या होता है, उसको लगा कि है ना अच्छा, जैसे हम
2/10 का 25/10 है, तो बच्चे को क्या लगेगा, इसको 2.5 ही करना है, 1 पॉइंट ऊपर ही लगाना है। बट यहाँ पे भी बच्चा सेम ही कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, तो उसको कंसेप्ट की नॉलेज ही नहीं है कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज़ करना है। ड्यू टू यूज़ ऑफ रॉन्ग कंसेप्ट, बच्चे ने कंसेप्ट ही गलत यूज़ करा है कि 1/2 को 3/5 को ऐड करना है, तो उसने सीधा सीधा ऐड कर दिया, कंसेप्ट का ही रॉन्ग यूज़ करा उसने। ड्यू टू लैक इन प्रैक्टिस ऑफ कंसेप्ट, बच्चे को प्रैक्टिस नहीं है कंसेप्ट को यूज़ करने की। जैसे -12 + -15 = 27, उसने सीधा इन दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे -12 + 15 था, इनको भी उसने सीधा, यहाँ पे ये नहीं देखा है माइनस का साइन है, इनको भी सीधा ऐड कर दिया, वो कर दिया। 12 - 15 यहाँ पे सीधा, फिर 12 में से 15 में से 12 माइनस करके 3 लिख दिया। ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन, 39/96 लिखा था, तो उसने उसको सिंप्लीफाई शॉर्ट उसमें लाया, तो 13/39 कर दिया और फिर उसको 1/3 कर दिया कि कैलकुलेशन से गलत कर दी। ड्यू टू नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब होता है ध्यान ना देना, तो 2x + 3x + x = 7/2, तो पहली गलती तो यहीं कर रहा है कि वो उसको 5x लिख रहा है 6x की बजाय, फिर 5x = 72 लिख दिया, तो फिर x = 72 - 5, अब वो उसको 72 - 5 कर रहा है, ना कि 72/5 कर रहा है, तो ध्यान ही नहीं दे रहा है बच्चा। ड्यू टू यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स और प्रॉपर यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन, बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है कि कैसे इंस्ट्रूमेंट, मुझे अगर ये लाइन सेगमेंट है, इसको मुझे मेजर करना है, तो मुझे ये रूलर से मेजर होगा या मेरा कंपास से मेजर होगा या प्रोटेक्टर से मेजर होगा। बच्चे को इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, उसको वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली यूज़ करना आता है। जैसे कंपास है तो बच्चे को यूज़ नहीं करना आता, सेट स्क्वायर है तो वो यूज़ नहीं करना आता, या फिर जैसे कि जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उससे एंगल मेजर करना नहीं आता, तो हर चीज़ का प्रॉपर यूज़ नहीं पता। तो इसके लिए मैं आपको एरर्स इन मैथमेटिकल वाले में मैं आपको एक चीज़ का और बताऊँगी कि आपको सबसे पहले लिखना है कि किस बेसिस पे एरर है। ड्यू टू नेग्लिजेंस है, ड्यू टू कंसेप्चुअल नॉलेज है, लैक ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज है, तो सबसे पहले आप लिखोगे बच्चा एरर कैसा करता है, उसके बाद मेंशन करना डायग्नोस क्या होगा उसका, यानी उसको ठीक कैसे, उसका ठीक चीज़ है क्या, ठीक है, और फिर लिखना है फीडबैक कि उसका आप फीडबैक क्या दोगे बच्चे को, कि उसको कैसे ठीक करना है, रेमिडियल टीचिंग क्या दोगे। तो ये तीनों चीज़ ज़रूर मेंशन करें इस चीज़ में। मैं आपका एक साइड में एग्जांपल शो कर रही हूँ इसका, आप उससे देख पाएंगे कि अगर ऐसा कोई चीज़ आती है तो हमें कैसे लिखना है, क्योंकि उसी बेसिस पे ही फिर टीचर आपको मार्क्स देगा। सिर्फ जितना अभी मैंने लिखा है उस बेसिस पे टीचर मार्क्स आपके काट लेगा, फुल मार्क्स नहीं देगा। तो जब तक आप तीनों चीज़ें मेंशन नहीं करोगे, डायग्नोस, एरर, डायग्नोस और फिर रेमिडियल टीचिंग क्या होगी। कुछ फीडबैक देते टाइम टीचर को ध्यान रखना चाहिए, जब लास्ट में फीडबैक दे रहा है एरर के बाद डायग्नोस कर लिया, डायग्नोस के बाद हमारा फीडबैक दे रहा है, तो फीडबैक के टाइम कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि बच्चे ने गलती कर दी तो उसको ऐसे समझ लिया इसको कुछ आता ही नहीं है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखे बच्चे की तरफ। एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स, अगर बच्चे को वो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको और सिंप्लीफाई वे में और सिंपल टर्म्स में समझाए उसको वो चीज़। फीडबैक जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है, वो बच्चे को रिमूव करने के लिए, ताकि उसके एरर रिमूव हो सके, उसके लिए होता है फीडबैक, बच्चे को ये चीज़ समझाना। प्रैक्टिस मस्ट बी गिवन सफिशिएंट टाइम, बच्चे को प्रैक्टिस करने का सफिशिएंट टाइम देना है। एनकरेज टू फॉलो रेमिडियल टीचिंग, बच्चे को प्रोत्साहित करना है कि जो वो रेमिडियल टीचिंग है उसको वो फॉलो करे। तो जैसे मैंने बताया था, एरर्स बाय स्टूडेंट्स करता है बच्चा, डायग्नोस टीचर करता है एरर्स को, फीडबैक देते हैं बच्चे को टीचर, और फिर रेमिडियल टीचिंग करते हैं ताकि एरर्स हट सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और कोई भी आपका फीडबैक हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में शेयर करें।